नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने गत वीडियो के माध्यम से समझा। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, जो कि आपके इसी अध्याय में शब्दार्थ के पश्चात पेज नंबर 102 पर दिया गया है। अत्र इदम अव्ययम, यहाँ यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, आइए देखें। विशेषणम, विशेषण क्या है उसके विषय में बता रहे हैं। यत् पदम कस्यचित् विशेषतां सूचयति तत् विशेषणम इति उच्यते। यत् पदम, जो पद या जो शब्द, पद को शब्द भी कहते हैं, जो शब्द किसी विशेषता को सूचित करते हैं या किसी प्रकार की विशेषता बताते हैं, तत् वह विशेषणम, विशेषण इस प्रकार से कहे जाते हैं। हिंदी में भी आपने विशेषता की परिभाषा, विशेषण शब्द की परिभाषा अक्सर पढ़ी होगी, याद की होगी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो पद किसी विशेषता को सूचित करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे यथा, जैसे अस्मिन् पाठे उत्तमः, मनोहरम इत्याद्यः शब्दाः विशेषतां प्रकटयन्ति, अतः एते शब्दाः विशेषणम इति उच्यन्ते। इस पाठ में उत्तमः यानी बहुत उत्तम, मनोरमा, मनोहरम सुंदर, इत्याद्यः इन शब्दों के माध्यम से विशेषता प्रकट की गई है, यानी इन शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई गई है, प्रकट की गई है। इसलिए यह शब्द, एते शब्दाः, ये शब्द विशेषणम इति उच्यन्ते, विशेषण इस प्रकार से कहे जाएंगे, कहे जाते हैं। फिर है विशेष्यम। यत् पदम मुख्यतया विशेष रूपेण उच्यते तत् पदम विशेष्यम भवति। जो पद मुख्यतः विशेष रूप से कहे जाते हैं वह पद विशेष्य होते हैं। अब यदि आपको ध्यान में हो तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, गत पाठ के ही अभ्यास कार्य में हमने विशेषण और विशेष्य से संबंधित एक प्रश्न हल किया था। वहां मैंने आपको इन द शॉर्ट इसकी डेफिनेशन समझाई थी कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हमने अक्सर पढ़ा है कि वे शब्द जो किसी प्रकार की विशेषता को प्रकट कर रहे हो, जो विशेषता के लिए आए हुए हों, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। अब होता है जिनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, यानी जो विशेषण शब्द हैं वे जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब इसके अनुसार कहें तो ये कह रहे हैं जो पद मुख्य रूप से विशेष रूप से कहे जाते हैं, क्योंकि विशेष रूप से कहे जाने वाले पदों की ही तो विशेषता बताएंगे विशेषण, है ना। कि जिन शब्दों की हम बहुत अधिक विशेषता बताना चाहें तो उन शब्दों के साथ हम विशेषण शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन उचित रूप से, बहुत मुख्य रूप से विशेष कौन से हो गए, तो विशेष्य हो गए, क्योंकि उनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। यथा, जैसे उत्तमः वैद्यः। अब देखो, उत्तमः तो क्या था, विशेषण, ठीक, और वैद्यः क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्योंकि अत्र वैद्यस्य विशेषता उक्ता, यहाँ वैद्य की विशेषता कही गई है। अतः इसलिए अत्र यहाँ वैद्या इति विशेष्य पदम वर्तते, इसलिए यहाँ जो वैद्य शब्द है, वैद्यः शब्द है, वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि वैद्य शब्द की वैद्य जो है विशेषता बता रहे हैं उत्तम शब्द से, कि उत्तम वैद्य, तो वैद्य की विशेषता है उत्तम। ठीक है, तो वैद्य हो जाएगा विशेष्य के रूप में। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। फिर है विशेष्य विशेषणयोः संबंधः, कि विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या होता है। एक संबंध तो हम समझ गए कि विशेष्य शब्दों की ही तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और वो जिनकी विशेषता बता रहे हो उसे विशेष्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या संबंध होता है संस्कृत भाषा के आधार पर, तो आइए देखें। पहला है विशेष्यस्य यत् लिंगम भवति तत् एव लिंगम विशेषणस्य अपि भवति, कि विशेष्य का जो लिंग होता है वह ही लिंग विशेषण का भी होता है। अब यहाँ पे ये है कि विशेषण शब्द का अपना कोई लिंग वचन पुरुष विभक्ति कुछ नहीं होता, वह केवल विशेषण शब्द होता है। लेकिन उस शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा लिंग आएगा, वो निर्धारित करता है कौन, विशेष्य पद।
तो जो विशेष, ये कह रहे हैं पहला कि विशेष्य में जो लिंग होता है वही लिंग विशेषण का भी होता है, कि अगर विशेष्य पुल्लिंग का है तो विशेषण भी पुल्लिंग में कर देंगे, विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग कर देंगे, विशेष्य अगर नपुंसक लिंग है तो विशेषण भी क्या कर देंगे, नपुंसक लिंग में। एग्जाम्पल देखिए, यथा लौकिकः खगः। अब सामान्य पक्षी, खगः अर्थात पक्षी, लौकिकः सामान्य। अब यहां देखिए सामान्य है पक्षी, अब पक्षी की विशेषता के लिए लौकिक शब्द का प्रयोग हुआ। अब पक्षी क्या है, यहाँ पुल्लिंग शब्द है, ठीक, और इस पुल्लिंग के लिए लौकिक शब्द में भी विसर्ग या उसके जैसा बनाते हुए उसे पुल्लिंग शब्द का स्वरूप दे दिया गया है, लौकिकः खगः। अत्र खगः इति विशेष्य पदम, यह विशेष्य पद पुल्लिंगम अस्ति, पुल्लिंग है, अतः इसलिए लौकिकः इति विशेषण पदम अपि पुल्लिंगम एव, इसलिए लौकिक यह विशेषण पद भी पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, फिर है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है विशेष्यस्य यत् वचनम भवति तदेव वचनम विशेषणस्य अपि भवति। बहुत सरल से नियम है, लिखे जरूर ऐसे हैं, लेकिन जब हम अंत में एक ही सेंटेंस में इसको खत्म कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि विशेष्य का जो वचन होता है, अब यहाँ वचन से तात्पर्य क्या है, यहाँ वचन से तात्पर्य है जो हम शब्द रूप के आधार पे याद करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उस यहाँ वचन की बात की जा रही है कि एक वचन स्वरूप में है, द्विवचन स्वरूप में है या बहुवचन स्वरूप में है। तो विशेष्य का जो वचन होता है वह ही वचन विशेषण का भी होता है। ठीक, जैसे उत्तमः वैद्यः, उत्तम है वैद्य, उत्तमः वैद्यः। अब यहाँ वैद्यः क्या है, बहुवचन है, वैद्यः क्या है, बहुवचन, तो ये उत्तमः में भी क्या कर दिया इन्होंने, बहुवचन का स्वरूप ही दे दिया उसको, उत्तम शब्द को। अब आप यहाँ अगर देखेंगे, एक हम पहले करके आए थे उत्तम वैद्य, है ना, तो उत्तम करेंगे तो वो एक वचन हुआ, लेकिन यहाँ वैद्या की बात हुई, बहुवचन की बात हुई, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, उत्तमः कर दिया। देखिए, अत्र वैद्यः इति विशेष्य पदम बहुवचने वर्तते, यहाँ वैद्या यह विशेष्य पद बहुवचन है, अतः उत्तमः इति विशेषण पदम अपि बहुवचने एव भविष्यति, इसलिए उत्तमः इस विशेषण पद में भी बहुवचन ही होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं विशेष्यस्य या विभक्ति सा एव विभक्ति विशेषणस्य अपि भवति। विशेष्यस्य या विभक्ति, विशेष्य की जो विभक्ति या मैंने जो विभक्ति होती है वह ही विभक्ति विशेषण की होती है, यानी विशेष्य की जो विभक्ति होगी वह ही विशेषण की विभक्ति हो जाएगी। यथा जैसे मधुराम वाणीम, मधुर वाणी। अब यहाँ पे वाणीम क्या है, वाणीम द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पे वाणीम क्या है, ये कब पता लगेगा आपको, जब आपको शब्द रूप याद होंगे। ठीक है, तो वाणीम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का शब्द है, तो जो विभक्ति इसमें लगेगी वही विभक्ति हमें इस विशेषण शब्द में करनी है, तो यहाँ क्या कर दिया, मधुराम। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे वाणीम में मकार इस प्रकार से लिखा हुआ है और मधुराम में ऊपर अनुस्वार के रूप में है, लेकिन इसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों ऐसा हुआ कि मधुराम का जो मकार था वो लिख करके नहीं दिखाया गया या लिखा नहीं गया यहाँ और अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ। तो मधुराम वाणीम, खैर हम बात कर रहे हैं विभक्ति की, तो अत्र वाणीम इति विशेष्य पदम द्वितीय विभक्तो वर्तते, यहाँ वाणीम जो है यह विशेष्य पद द्वितीय विभक्ति में है, अतः मधुराम इति विशेषण पदम अपि द्वितीय विभक्तो एव भविष्यति, इसलिए मधुराम यह विशेषण पद भी द्वितीय विभक्ति में ही होगा। अब यहाँ मधुराम में मकार लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ केवल मधुराम लिखना था लेकिन इसके आगे वाणीम है, परंतु ऐसा हुआ क्यों कि मधुराम का मकार अनुस्वार कर दिया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर ये आगे क्या कह रहे हैं, एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। ये लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तलिंगम तद्वचनम सा च विशेषणस्यापि। ठीक है, य लिंगम जो लिंग, य वचनम यत वचनम जो वचन, जो लिंग जो वचन, या जो च मैंने और विभक्ति जो विभक्ति, विशेष्यस्य
विशेष्य की, तत्लिंगम वह लिंग, तत्वचनम वह वचन, सा वह, च विभक्ति और वह विभक्ति, विशेषणस्यापि विशेषण की भी। एक बार देखें, जो लिंग जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की, वही लिंग वह वचन और वह विभक्ति विशेषण की भी। ठीक है, यही हम ऊपर तीनों नियमों में पढ़ के आए कि जो उसका लिंग होगा विशेष्य का वही विशेषण का लिंग हो जाएगा, जो विशेष्य का वचन होगा वह विशेषण का वचन हो जाएगा, जो विशेष्य की विभक्ति होगी वह विशेषण की विभक्ति हो जाएगी। अब आपके यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, इसको एक बार के लिए फटाफट टेबल को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अस्याम सारण्याम केशांचन विशेषण पदानाम त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः दर्शितः एतान पठत। यहाँ अस्याम इस सारण्याम सारणी में केशांचन कुछ विशेषण पदानाम विशेषण पदों को त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में प्रयोगः प्रयोग दर्शितः दर्शाया गया है, एतान पठत इन्हें पढ़िए। कि कुछ शब्द हैं जो विशेषण शब्द हैं उनके तीनों लिंग यहाँ पे आपको समझाए गए हैं आपकी जानकारी के लिए। जैसे उत्तम शब्द की बात करें तो उत्तम अगर पुल्लिंग में लिखा जाएगा तो उत्तमः, स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा तो उत्तमा और नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा तो उत्तमम, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर मनोहर की बात करें तो मनोहर, मनोहरा, मनोहरम। विस्मित की बात करें तो विस्मितः, विस्मितः, विस्मिता, विस्मितम। उत्कृष्ट की बात करें तो उत्कृष्टः, उत्कृष्टा, उत्कृष्टम। एक की बात करें तो एकः, एका, एकम। इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये सारे शब्द अगर आप देखते तो ये क्या है, अकारांत हैं। अकारांत से तात्पर्य अ अंत वाले। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का अगर हम जो है लिंग के आधार पे बात करें तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में उसमें क्या लग जाती है, विसर्ग लग जाती है। जैसे हम कहते हैं रामः, तो ये सारे क्या हो गए, उत्तमः, मनोहर, विस्मितः, उत्कृष्टः, एकः। और रमा की बात करते हैं तो आ की मात्रा होती है तो ये क्या हो गया, उत्तमा, मनोहरा, विस्मिता, उत्कृष्टा और एका। और फलम की बात होती है नपुंसक लिंग में फलम, तो ये क्या हो गया, उत्तमम, मनोहरम, विस्मितम, उत्कृष्टम और एकम। इस प्रकार से ही बन रहा है। ठीक है, अब इसका प्रयोग भी हमें यहाँ दिखाया गया है। अस्याम सारण्याम केशांचन विशेषण विशेष्य पदानाम वाक्य प्रयोगः दर्शितः। इस सारणी में कुछ विशेषण और विशेष्य पदों का वाक्य प्रयोग दिखाया गया है। देखिए एक बार के लिए पुल्लिंग की अगर बात करें तो उत्तमः बालकः, उत्तम बालक, कि उत्तम है वह बालक। तो बालक यहाँ क्या था, पुल्लिंग था, एक वचन था, तो यहाँ भी उत्तम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। और यहाँ विभक्ति भी क्या है, प्रथमा है दोनों में। फिर मनोहरः पर्वतः, सेम ही है कि मनोहर है पर्वत, उत्कृष्टः लेखकः, एकः विद्यालयः। ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण है, ये सभी के सभी एक वचन में है और ये सभी के सभी एक प्रथमा विभक्ति के ही हैं। फिर अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो उत्तमा बालिका, ठीक है, उत्तम बालिका। अब बालिका तो उत्तमा, ठीक है। फिर मनोहरा वाटिका, वाटिका तो मनोहरा। उत्कृष्टा लेखिका, एका पाकशाला, ये भी सभी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही उदाहरण है, पर इतनी सी है कि ये पुल्लिंग में थे, ये स्त्रीलिंग में है। और यहाँ अब दिए गए हैं नपुंसक लिंग में। उत्तमम गृहम, तो यहाँ गृहम क्या है, गृहम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो उत्तम का भी क्या हो गया, उत्तमम। अब बात यहाँ पे भी वही है, यहाँ अनुस्वार किया गया है, मकार नहीं लिखा गया है। जबकि अगला ही उदाहरण आप देखेंगे तो मनोहरम उद्यानम, यहाँ मकार लिख दिया, यहाँ अनुस्वार नहीं लगाया। ये आपके लिए चैलेंज है आज का। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उत्तमम गृहम में मकार को अनुस्वार क्यों किया और मनोहरम उद्यानम में मकार को अनुस्वार नहीं किया और लिख दिया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, 6th क्लास में भी बात की थी, 7th में भी की थी और अब 8th में भी एक बार बात कर चुके हैं। फिर है उत्कृष्टम पुस्तकम और एकम चित्रम, ये सभी उदाहरण किसके हैं, ये सभी उदाहरण नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सभी विशेषण शब्द अपने अपने साथ प्रयुक्त हुए विशेष्य पदों के स्वरूप में बदल गए। यानी वो जिन पदों की विशेषता बता रहे थे, जिन विशेष्य पदों की विशेषता बताने के लिए उनका प्रयोग किया गया,
वे उन्हीं के स्वरूप में ढल गए। अगर उत्तम शब्द का प्रयोग बालक की विशेषता बताने के लिए किया गया तो बालकः था, तो वो उत्तमः हो गया। अगर उसी शब्द का प्रयोग बालिका की विशेषता बताने के लिए किया गया तो बालिका के साथ वो भी क्या हो गया, उत्तमा हो गया। और उसी शब्द का प्रयोग उत्तम का अगर गृह की विशेषता बताने के लिए किया गया तो गृहम के साथ वो भी क्या हो गया, उत्तमम हो गया। तो इस प्रकार से ये विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय का व्याकरणिक कार्य यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।